नमस्कार दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड साइकिल ऑफ इरोजन पे जाते हैं, अरिड। ओके, तो हम लोग ने काफ़ी सारे देख लिया ऑलरेडी, कुछ छोटे मोटे बताए गए एरिड और कास्ट वाले, तो उसको हम लोग फिनिश कर रहे हैं। अरिड हो जाएगा, उसके बाद कास्ट वाले को फिनिश करके ख़त्म कर देंगे। एरिड लैंडफॉर्म्स का एक सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन क्या है वो मैं आप लोग बता देता हूँ, कि इनिशियली स्टार्ट में ही बता देता हूँ कि अरिड जो लैंडफॉर्म है वहाँ पे वाटर का भी इरोजन एक्टिविटी रहता है और विंड का भी इरोजन एक्टिविटी। अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखे वहाँ पे इरोजनल एक्टिविटी किसी एक फैक्टर ऑफ इरोजन की वजह से ज़्यादा होती है। ओके, ऐसा नहीं है कि दोनों हर जगह पे नहीं है, एक जगह पे ये है, ऐसा नहीं है। हर एक इरोजनल एक्टिविटी दोनों जगह पे एक्टिविटी मतलब हर सारी जगह पे एक्टिवेटेड रहती है हमेशा, ठीक है। उसमें कोई एक ओवर पावर करती है दूसरे वाले को। यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों ही ओवर पावर करती है एक दूसरे को, कभी वो ज़्यादा कभी ये ज़्यादा, ठीक है। जब बारिश हो जाती है तो वाटर ज़्यादा हो जाता है, और जब नॉर्मल समय होता है, जब ड्राई कंडीशंस होते हैं, तो फिर एयर ओवरटेक्स द या विंड ओवरटेक्स द डिपोजिशनल प्रोसेस। तो हम लोग बारी बारी पहले विंड के, पहले हम लोग एयर के देखेंगे और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं विंड वाले देखेंगे। ओके, फर्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म एरिड लैंडफॉर्म्स के अंदर आपके वाटर से स्टार्ट करते हैं, कि वाटर से जो एरिड लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो कौन कौन से। ओके, तो दिल गली हम लोग ने आपके जो आपका वाटर इरोजनल लैंडफॉर्म्स था, जो हम लोग क्या बोलते हैं फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो हम लोग ने देखे थे, तो उसमें रिल और गली वाले देखा था। रिल, गली और स्प्लैश इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, वो हम लोग ने वहाँ पे देखे हुए थे। तो आप लोग ने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि भाई जो स्प्लैश इरोजन होगा उसकी वजह से पानी के इम्पैक्ट की वजह से जो मिट्टी होगी वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी। रिल इरोजन, इस ये जो पानी है ये एक दूसरे से मिलेंगे और छोटी छोटी नालियाँ बनाएंगे, और फिर वो पानी तेजी से किसी एक डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाएंगे। ओके, नेक्स्ट गली इरोजन, अगर ये रिल्स एक दूसरे से मिल जाएंगी या और अंडर कटिंग करती जाएंगी तो ये एक्सपांड होती जाएंगी, बड़ी होती चली जाएंगी। ऐसे को कहा जाता है गली इरोजन। ओके, नेक्स्ट है रेवाइंस पे आते हैं। रेवाइंस की बात करते हैं। रेवाइंस के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। रेवाइंस मतलब जिसको कहा जाता है ना हिंदी में, क्या कहा जाता था मालूम है? बीहड़। बीहड़ जिनको कहा जाता है वो क्या बोलते हैं ऐसे रीजन को, जैसे ये देखिए, ये आपका चंबल का बीहड़ है, एक्चुअली में वहाँ का फोटो है। ओके, चंबल का फोटो है, ये देखिए चाचा जी साइकिल लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं ठीक है, तो ये आपका बीहड़, इसको बीहड़ कहा था। इसी के अंदर ये जो लाइन्स है, ये जो स्टेटेड लाइन्स है, इनको रिल्स एंड गली में आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो बड़ी वाली दिख रही है ये गली है, ठीक है। ये गली है, पानी का पूरा फ्लो इस तरफ दिख रहा है, तो ये गली है। ओके, ऐसे छोटे छोटे जो लाइन्स आएंगे वो रिल्स हो जाएंगी, और जो बड़ी लाइन्स है वो गली कही जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आपका ये रवाइंस हो गया। रवाइंस मतलब बीहड़ जिनको कहा जाता है। बीहड़ की एक्चुअली इनको मतलब ये रवाइंस को इनका जो मतलब मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि ये बहुत ही एक्चुअली बहुत ही फर्टाइल होते हैं, इनके पास फर्टिलिटी बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे वाटर के अभाव की वजह से, पानी की कमी की वजह से यहाँ जो जो मिट्टी है बहुत ही क्रम्बलिंग है। मतलब आप उसके ऊपर पैर रखोगे तो तेजी से क्रम्बल कर जाएगी। बड़े बड़े पहाड़ रहेंगे, क्रम्बल करते रहेंगे, मतलब आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, मतलब हैवी एक्टिविटी नहीं कर सकते, वहाँ पे खुदाई वगैरह नहीं कर सकते। वो बहुत ही क्रम्बलिंग टाइप के, उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की ज़्यादा मात्राएँ हैं, ठीक है। और जो एक्चुअल लैंड फॉर्म है वो पूरी तरीके से मतलब क्रम्बलिंग है, अनस्टेबल टाइप का है। थोड़ा सा बारिश होता है तो पूरा का पूरा लैंड फॉर्म ही चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट इज वाई इनको कहा जाता है रेवाइंस। और सेम इनका यही एक और नाम इसको कहा जाता है आपका बैडलैंड टोपोग्राफी। अगर ये जो आपका रेवाइंस है वो बहुत बड़े पूरे एरिया को कवर करते हैं तो उनको बैडलैंड टोपोग्राफी में कन्वर्ट किया, मतलब काउंट किया जाता है। बैडलैंड टोपोग्राफी मतलब ऐसा टोपोग्राफी, मतलब जो रेवाइन से बना हो उनको कहा जाता है बैडलैंड टोपोग्राफी। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। रेवाइंस एक छोटा एरिया हो सकता है और बैडलैंड टोपोग्राफी एक बहुत बड़ा बीहड़ बड़ा एरिया हो सकता है, जैसे कि आपका चंबल का जैसे एरिया। ओके, नेक्स्ट ये एक्चुअली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। यहाँ पे डिपोजिशनल लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप लोग याद रखें ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। ओके, अभी हम लोगों ने जो देखा वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे वाटर के इन द एरिड रीजन में। अब हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं वाटर के इन द एरिड रीजन। ओके, तो फर्स्ट है बॉल्सन्स, ठीक है। बॉल्सन्स क्या है, तो आपके समझिए कि ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके बीच में ये
ड्राई रीजन है, ठीक है। तो ये पहाड़ के जो बीच वाला रीजन होगा इसमें थोड़े पेड़ पौधे, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पहाड़ है और ये इस तरफ पहाड़ की तलहटी है, यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। ये जो रीजन है इसको बोलसन्स कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे, छोटे मोटे जानवर और कई पत्थर वगैरह ये सब पड़े बड़े होंगे, ये सब रीजन को कहा था जहाँ पे आपके बड़े बड़े कांटेदार जो पेड़ होते हैं वो सब पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब रीजन जो होता है इनको कहा जाता है बोलसन्स। बोलसन्स एक्चुअली पूरे के पूरे पूरा जो इतना दो बड़े पहाड़ों के बीच का जो पूरा रीजन था उस पूरे रीजन को बोल्सन कहा जाता, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इनको अलग से कैटेगराइज नहीं किया जाता, मतलब ऐसे आपको बहुत सारे बुक्स में बोल्सन्स नाम का कोई भी अलग से क्या बोलते हैं लैंडफॉर्म नहीं दिखाई देगा, बट इट इज ऑल्सो अ लैंडफॉर्म। दो माउंटेन्स के बीच में जो बेसिन बना हुआ है उसको बोल्सन कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे अगर नहीं मिलता है तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं हम लोग को, टॉर्चर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये भी जो जो चीज़ें जितनी ज़्यादा ज़रूरी है वो सब यहाँ पे ली जाएंगी, ओके। नेक्स्ट है पलायस, ठीक है। प्लायास या पलायस जैसे भी आप बोल सकते हैं, ये एक्चुअली टेम्परेरी लेक्स होता है। ये जो माउंटेन से पानी बह के आएगा, ठीक है, ये जो पानी बह के आने वाला है वो कहीं पे जमा होगा, वो जो जमा होने वाला है बहुत ही छिछला वाटर रहेगा, बहुत ही कम पानी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये तो ओएसिस है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये जो रीजन है यहाँ पे पानी ऐसे फ्लो करके आ रहा है और यहाँ पे ये थोड़े समय के लिए एक्यूमुलेट होता है, बहुत ज़्यादा दूर तक ऐसा रिवर नहीं बन जाएगा, लेकिन ये बहुत काफ़ी बड़े एरिया में फैला रहेगा और बहुत ही छिछला होगा, बहुत ही गहरा नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा ही होगा पानी। इसको कहा जाता है पलायस, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं। थ्रू आउट द ईयर जितना भी आपका सेडिमेंटेशन वेदरिंग प्रोसेस चालू रहता है, वो जब बारिश स्टार्ट होती है तो ये पलाया के साथ पूरा का पूरा बह के नीचे चला आता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े एलुवियल फैंस वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। और आपके क्या बोलते हैं पेडिमेंट बनेगा, पेडिमेंट रीजन, ये जो रीजन है आप लोग का ये देख रहे हैं, इसको पेडिमेंट रीजन बोलते हैं या पेडिमेंट्स भी बोलते हैं, और पेडी प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है, पेडी प्लेन, ये भी बता देता हूँ, प्लेन, ठीक है, पेडी प्लेन ये भी कहा था। तो ये आपका पलाया है। पलाया में एक्चुअली ये टेम्पररी लेक है, आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसके पानी नहीं रहने वाला है। जो पानी बह के बारिश होके जो बह के आ रहा है वही पानी यहाँ पे फैल जाएगा काफ़ी दूर तक और बहुत ही छिछला होगा, बहुत ही शैलो होगा, इस रीजन को कहा जाता है पलाया, ठीक है। नेक्स्ट पेडिमेंट्स। पेडिमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि आपका एलुवियल फैंस होता है ना, जस्ट लाइक एलुवियल फैंस, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप एलुवियल फैंस बने हुए, ठीक है। ये एलुवियल फैंस थोड़े से क्या बोलते हैं हम लोग ने फ्लूइड इरोजन में भी देखा था, एलुवियल फैंस ऐसे क्या बोलते हैं डेल्टा टाइप के बनते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होता है, बट इनका थोड़ा सा रीजन जो होगा वो थोड़ा सा और बड़ा होगा, ये पेडिमेंट्स इनको कहा था, ठीक है। नेक्स्ट ये मोस्टली स्टीप स्लोप्स के आसपास ही रहते हैं, ऐसा मतलब हर चीज़ में ऐसा कंपल्सन है कि ये एलिवेट फैंस उनकी तरफ नहीं हो सकता, यहाँ पे भी स्टीप स्लोप्स ही है, ऐसा कुछ मतलब कंपल्सन नहीं है। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंसेस है, वो उतना डिफरेंस आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। जनरली जो आपके एलुवियल फैंस हो वो आपके एलुवियल रीजन वगैरह के काउंट किया जाता है, यहाँ पे सबको पेडिमेंट्स कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है बहाड़ा, ठीक है, इसको बहाड़ा पढ़ते हैं और लिखते बजादा है, ठीक है। ये बजादा लिखते हैं लेकिन पढ़ते बहादा है, ठीक है, BAHA पढ़ते हैं, ठीक है, BAHADA पढ़ते हैं, ओके, बहाड़ा या फिर बहाता जैसे भी आप पढ़ना चाहें। ये क्या होता है, ये एक स्लोपिंग सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे समझ लिए जो आपका पूरा का पूरा पेडिमेंट जो पूरा का पूरा आया है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका जो पूरा का पूरा रीजन है ये पूरा आप कह सकते हैं इसको बहाड़ा कहा जाएगा, ये जहाँ पे सेडिमेंट ज़्यादा डिपॉजिट होता है, ठीक है। एक सेकंड आप करके दिखाता हूँ। ये ऐसा रीजन जहाँ पे सेडिमेंट ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, बहुत अच्छे, उस रीजन को कहा जाता है बहाड़ा, ठीक है। ये पूरा का पूरा रीजन जहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट है इस रीजन को पूरा का पूरा कहा जाएगा बहाड़ा, ठीक है, बहाड़ा। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे दो तीन चीज़ें और दी गई हैं जो कि मैंने अपने इसमें इंकॉर्पोरेट नहीं किया, मेसा बुटे, इनको इंकॉर्पोरेट मैंने इसके लिए नहीं किया क्योंकि इनके ऊपर वाटर प्लस इरोशनल एक्टिविटीज दोनों का भी उतना ही लगभग प्रभाव होता है। यहीं पे मैं बता देता हूँ, आगे हो सकता है मैंने इंकॉर्पोरेट किया होगा, मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। एक्चुअली पीपीटीज मैंने बहुत पहले बना के रखे हुए थे तो उनको रिकॉर्डिंग करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, दैट इज़ वाई मैं भूल गया कि मैंने क्या क्या इंकॉर्पोरेट किया था, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना याद करने के लिए, ठीक है। ये आपका मेसा है, ओके। इट इज़ लाइक ये पूरा का पूरा अब बड़ा सा प्लेट्यू है, उसमें से बीच में एक कट हो गया और छोटा सा एक बड़ा सा मतलब छोटा सा एक कंपैरेटिवली छोटा, इससे छोटा प्लेट्यू रह गया यहाँ पे, इसको कहा जाता है मेसा, ठीक है, मेसा कहा जाता है।
और जब ये प्लेटू और इरोड होता है तो एक छोटा सा टावर की तरफ ऐसा बन के रह जाएगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ बन के रह जाए। इसको कहा था ब्यूटे, ठीक है, ब्यूटे, ये देखिए, ठीक है, ये आपके इसको कहा था ब्यूटे, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग इनको देखिएगा। आप लोग कोई अगर डाउट वगैरह रहेगा तो प्लीज़ फील फ्री, क्वेश्चन आपको पूछना ही है, आपको कमेंट बॉक्स भरने है, ये आपका टास्क है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग विंड इरोजन से बनने वाले एरिड लैंडफॉर्म्स के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। विंड इरोजन की वजह से बनने वाले जो एरिड लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन कौन सा है, इनको एलियन लैंडफॉर्म्स भी कहा जाता है, या फिर जो इरोजनल एक्टिविटी है उसको एलियन इरोजनल एक्टिविटी भी कहा जाता है। इसमें तीन तरह के इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं। फर्स्ट है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब कोई चीज़ को यहाँ से उठा के उड़ा के कहीं जगह पे आप लेके जा रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपके सैंड डस्ट वगैरह है, उड़ा के यहाँ से उठा के लेके गया कहीं और जगह पे आपने रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एब्रेशन। एब्रेशन मतलब अब जो विंड है उसके अंदर काफी सैंड, छोटा, जैसे मैंने आपको बताया डिफ्लेक्शन से काफी ज्यादा सैंड उसके साथ बह के जा रहा है कंटिन्यूसली, तो जिस चीज से टकरा रहा है कंटिन्यूसली, किसी चीज पे इम्पैक्ट कर रहा है, विंड तो एक्टिव है, कंटिन्यूस एक्टिव है, तो वो किसी चीज पे टकरा रहा है कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, उसको क्या कर रहा है, वो एब्रेड कर रहा है, खरोच रहा है, कह सकते हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यूसली उसको खरोच रहा है, और इसको खरोच करके उसके और छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते चला जा रहा है, इसको कहा जाता है एब्रेशन। नेक्स्ट है एट्रिशन। ये हम लोग ने अपने फ्लूअल इरोजन में भी देखा था। जो आपके स्टोन्स हैं, जो आपके पेबल्स है, कॉबल्स है, जो आपस में रमलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से टकराएंगे, वो अपने आप को तोड़ते जाएंगे, ठीक है। इन तोड़ने की वजह से और फाइन माइन्यूट पार्टिकल्स वगैरह बनेंगे और वेदर्ड पार्टिकल्स बनेंगे। इनको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एट्रिशन प्रोसेस, ओके। दिल्ली सॉरी, नींद नहीं हो पा रही, सॉरी। फर्स्ट डिफ्लेशन बेसिस, ठीक है। डिफ्लेशन बेसिस एक्चुअली कुछ होता नहीं है, ये आप ऐसा रीजन होता है जहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, ओके, एक सेकंड, मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, ये देखिए, इनको ब्लो आउट चुका था, इनको डिफ्लेशन बेसिस कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ इस तरीके से मूवमेंट होती है हवा की, ये ऐसा थोड़ा सा पहाड़ है ऐसा, ओके, तो ये पहाड़ से हवा ऐसे आएगी और यहाँ पे ऐसे जाती है, ठीक है, तो ये हवा जो तेजी से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये अपने साथ यहाँ का सैंड कवर कैरी करना स्टार्ट करती है, ठीक है, यहाँ से अपना सैंड कैरी करना स्टार्ट करती है। इससे क्या होता है, ये डिफ्लेशन बेसिन बन जाता है, ठीक है, डिफ्लेशन बेसिन गड्ढा होते जाता है, गड्ढा होते जाता है, इनको ब्लो आउट्स भी कहा जाता है, मतलब इनसे जो सैंड्स है वो ब्लो होके आउट चलेगा, ठीक है, दैट इज वाई दे आर नोन ब्लो आउट्स, ठीक है। और ये गड्ढा बढ़ते चला जाता है, इसको कहा था डिफ्लेशन बेसिन। होप करता हूँ आपको समझ आया, इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल है, ओके। नेक्स्ट है मशरूम रॉक। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा मशरूम रॉक्स, यहाँ पे मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किए हुए हैं, आगे कहीं पे इनकॉर्पोरेट किया होगा तो देखा जाएगा, समवॉट ऐसे ही रहता है, ठीक है, ज्यूजन की तरह ही होता है वो मशरूम रॉक। इनका जो स्ट्रक्चर रहता है सिंपल मशरूम की तरह होता है, ऐसा कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि जो आपकी विंड है, विंड एक्शन ऐसे कंटिन्यूसली अगर एक्टिवेटेड है, तो उसके साथ जो एब्रेसिव फोर्सेस है, जो इसके साथ जो सैंड वगैरह है, वो क्या करेगा, जमीन से कुछ ही दूरी तक का जो सपोज कीजिए पूरा का पूरा एक बड़ा स्टोन स्लैब था, ओके, तो अब कंटिन्यूस एक्शन की वजह से ये धीरे 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 पूरा का पूरा रेड्यूस होकर इस तरीके से बन गया है। ऐसे सेम इस तरफ भी हो जाएगा। ये ऊपर का कम इरोड इसलिए होता है क्योंकि जो सैंड का एक्टिविटी है वो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा होता है, ग्राउंड लेवल से थोड़े ऊपर तक ज़्यादा होता है, और क्या बोलते हैं जितना जितना आप ऊपर जाते हो उसकी एक्टिविटी कम होती जाती है, क्योंकि सैंड ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता ना, ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रह सकता, दैट इज़ वाई उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। और ये कुछ इस तरीके से मशरूम की तरह इसका लोकेशन मतलब क्या बोलते हैं एक्चुअल डायग्राम बन के आता है, तो इसके लिए इसको कहा था मशरूम रॉक्स, ओके। नेक्स्ट है इंसलबर्ग्स, ठीक है। इंसलबर्ग्स यहाँ पे भी मैंने आपको दिखा, ये देखिए, ये इंसलबर्ग इनको कहा था, पूरे के पूरे मतलब एक बड़ा सा प्लेन रीजन है, काफी बड़ा प्लेन रीजन है, ठीक है, उसमें एक बड़े से एक छोटे से या छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, एक टीला बन के निकला हुआ, ठीक है, तो इसको कहा था इंसलबर्ग, ठीक है। ये एक इनको आइलैंड माउंटेन्स भी कहा था, क्यों, क्योंकि ये आप समझ लीजिए वाटर है, तो ये उसके बीच में आइलैंड बन के बैठे हुए, ठीक है, तो इस तरीके से ये आइलैंड माउंटेन्स भी इनको कहा था, ठीक है। दीज आर नोन एज इंसलबर्ग्स, ओके। इंसलबर्ग का यहाँ पे भी फोटो दिया, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे पूरा लैंड मास है, और ये फिर बड़े से एक टावर की तरह एकदम स्टर्डी, एकदम हार्ड रॉक वहाँ पे बन के बैठा हुआ था, ठीक है। दीज आर नोन एज इंसलबर्ग्स, ओके। नेक्स्ट है डेमोसिल्स, ठीक है। डेमोसिल्स की बात करते हैं, यहाँ पे डेमोसिल्स देखिए, यहाँ पे नहीं है, ये रहा डेमोसिल, ये डेमोसिल है, ओके, दिस इज नोन एज डेमोसिल, सॉरी,
डेमोसिल जो है ये हाँ ये सॉरी, ये है डेमोसिल। ओके, एक्चुअली डेमोसिल्स को और थोड़ा छोटा होना चाहिए, मतलब इनके जो लेंथ, इनकी जो विड्थ होती है वो विड्थ तो छोटी होती है, साथ साथ लेंथ भी बहुत ही छोटी होती है, बट ये एक एग्जांपल है और इससे अलग मैंने एग्जांपल इनकॉर्पोरेट नहीं किए। तो डेमोसिल आप इसको देख सकते हैं, दिस आर नोन एज डेमोसिल्स। ओके, ये क्या है, नीचे का जो रॉक्स है ये सॉफ्ट रॉक्स है, लेकिन जो ये ऊपर का जो रह गया है, बच गया है, ये हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक है तो इसकी वजह से ये इरोजन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या बहुत ही स्लो कर रहा है, बहुत ही स्लो, लेकिन नीचे का जो रीजन है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और ये तेजी से इरोड होता भी चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये स्लैब गिरा हुआ साइड में, देखिए यहाँ पे स्लैब गिरा हुआ साइड में, ये साइड में गिरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि डेमोसिल कभी यहाँ तक रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से इतना आगे तक रहा होगा, लेकिन अब वो पूरा गिर चुका है। तो ये जो ये सॉफ्ट रॉक है ना, ये धीरे धीरे करके इरोड होकर चली जाएगी, और जो ऊपर वाला हार्ड रॉक रहेगा वो वैसे वैसे वहीं पे फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इनको कहा था डेमोसिल्स, ठीक है। ऐसा नहीं लगा जैसे कॉफी टेबल टाइप हो, ठीक है, लोग बगल में कुर्सी लगा के बैठ जाओ चाय पिए, ठीक है, इसीलिए इनको टेबल लैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, छोड़िए उसको। ये डेमोसिल्स है। नेक्स्ट है ज्यूजेन, ठीक है। ज्यूजेन की बात की जाए तो ज्यूजेन आपका ये रहा, ठीक है, ये आपके ये ज्यूजेन है, ठीक है। सॉरी मैं कंफ्यूजन खा जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ यार्डांग्स ये है, और ये आपके सॉरी 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 ये आपका ज्यूजन है, सॉरी ठीक है, ये आपके यार्डंग्स है। मैंने फोटोज कहाँ कहाँ से उठाए तो मुझे याद नहीं आते ना, तो इसके वजह से मैं कंफ्यूजन में आ जाता हूँ। ये आपके ज्यूजन है और ये आपके यार्डंग्स है, ठीक है। आपका ये ज्यूजन का सेम जैसे ये रहता है, सेम इसका भी ये सेम इसकी भी सेम जो प्रॉपर्टीज है सेम इसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जैसे इसमें एक बड़ा सा स्टोन स्लैब है, एक पूरा का पूरा रेजिस्टेंट रॉक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंट रॉक के छोटे छोटे पीसेस है। पूरा का पूरा एक सॉफ्ट रॉक था, उसमें कहीं कहीं पे बहुत ही पॉकेट्स में बहुत छोटे छोटे से क्या बोलते हैं ये हार्ड रॉक्स रहेंगे। तो पूरा का पूरा बीच का स्लैब पूरा गायब हो जाएगा, साइड साइड का पूरा गायब हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे वो हार्ड रॉक रहेगा वो वैसा का वैसा बना रहेगा, ठीक है। और उसके नीचे ये सॉफ्ट रॉक रहेंगे जो धीरे धीरे क्रम्बल होते जाएंगे, और उनके ऊपर ये टावर की तरह बना हुआ रहेगा, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे स्टॉम्स छोटे छोटे निकल के जमीन में से निकले बाहर, ठीक है। तो इनको कहा जाता है आपका ज्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट है यार्डंग्स, ठीक है। यार्डंग्स जो है ये देखिए इनमें जो फ्लो ऑफ एयर रहता है वो कुछ ऐसा पैरेलल होता है, ठीक है। ये ऐसे समझिए, ऐसे लैंडफॉर्म्स है, ऐसे लैंडफॉर्म्स है, इसमें हवा कुछ इस तरीके से बहती है, ठीक है। तो इस दौरान ये क्या करती है ना कि हवा यहाँ से जो पूरा सॉल्ट या फिर जो सॉफ्ट रॉक्स रहेगा उसको इस साइड में ऐसे डिपॉजिट करती जाती है, ठीक है, इस साइड में ऐसे डिपॉजिट करती है, और ये जो हार्ड रॉक रहेगा वो वहीं पे ऐसा बना हुआ बैठा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इस तरीके के लंबे लंबे बड़े बड़े क्या बोलते हैं आपके यार्डंग्स बन के रहते हैं। ये काफी लंबे लंबे मतलब किलोमीटर्स किलोमीटर्स लंबे लंबे होते हैं, ओके। इनको कहा था यार्डंग्स। लास्टली विंड ब्रिज और विंडोज, ये देखिए ये वाला जो फोटो है ये आप लोग देख सकते हैं, विंड ब्रिज है ये मतलब आपका ये नीचे सॉफ्ट रॉक रहा होगा और यहाँ पे हार्ड रॉक रहा होगा, ठीक है। ये छोटे रहते हैं तो इनको विंडोज कहा जाता है, और अगर बड़े होते हैं जैसे ये बड़ा वाला है तो ये इनको ब्रिज कहा जाता है, ओके। तो सॉफ्ट रॉक पूरा का पूरा इरोड होकर बह चुका है, गायब हो चुका है, और जो ऊपर का जो हार्ड रॉक है वो वैसा का वैसा बैठा हुआ है, इनको ब्रिज या फिर विंडो कहा जाता है, ठीक है। होप करता हूँ इतना समझ में आ गया, सॉरी। एरिड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में मोस्टली आपके सैंड से बने जो लैंडफॉर्म्स है वही इनको रिपल्स कहा जाता है। ये इनको कहीं कहीं पे नोटेड किया, इनका रिपल्स का स्पेलिंग बता देता हूँ, RIPPLES, ठीक है। इनको रिपल्स कहा जाता है। किसी किसी बुक्स में इनको अलग से एक लैंडफॉर्म बताया जाता है, मतलब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बताया जाता है, और कहीं कहीं पे इनको नहीं बताया जाता क्योंकि कोई अलग तरह से लैंडफॉर्म नहीं है। मतलब एक सैंड ड्यून का आप कह सकते हैं, ये पूरे पूरे फैले हुए सैंड ड्यून्स है, उनके ऊपर ऐसे से रेखा बनी हुई है, ठीक है, बड़ी बड़ी लाइंस बनी हुई है, ठीक है। तो इनको रिपल्स कहा जाता है। तो ये अलग से कहीं कहीं पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, दैट इज व्हाई आई हैव मेंशनड इट जैसे छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट सैंड ड्यून्स की बात करें। सैंड ड्यून्स क्या है? सैंड ड्यून्स वही है आपके जो वेदर्ड पार्टिकल्स है, एकदम रिड्यूस टू सैंड, बहुत ही फाइनाइट सैंड बन गया, तो ये आपके एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी किए जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके टीले बनाते हैं, बड़े बड़े ड्यून्स बनाता है, ठीक है, टीले जिनको कहता है वो बनाता है, और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एक ड्यून आपका किलोमीटर किलोमीटर लंबा हो, काफ़ी बड़े बड़े भी हो सकते हैं और बहुत ही छोटे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, आप देखोगे तुरंत खत्म। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी हाइट जो हो काफ़ी बड़ी वेरिएशन में हो, ठीक है, इनकी हाइट्स वेरी कर सकते हैं, बहुत लंबे से बहुत छोटा। लॉन्गिट्यूडनल नाम में आप लोग को समझ में आ रहा हो कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कैसे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स यहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है,
इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल, अगर इस तरफ से आपको देखना तो ऐसे ऐसे जो आपको दिख रहा है ये सब आपके लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होंगे, ठीक है। इसमें विंड का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, ओके। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स मतलब एकदम स्ट्रेट आपके लाइन में है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसवर्स ड्यून्स, तो ये जैसे मैंने जिस पे आपको दिखाया ये वाला ट्रांसवर्स ड्यून्स, इसमें जो ड्यून्स है वो ऐसे फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो हवा का मूवमेंट है वो इस तरीके से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है आपका हवा का मूवमेंट आपके एक्चुअल सैंड ड्यून के फॉर्मेशन वाले मूवमेंट में, ओके। नेक्स्ट बार चांस, ठीक है। दिस आर द मोस्ट फेमस वन, इनको मोस्ट फेमस वन माना जाता है बार चांस ड्यून्स, ये वाले हैं आपके। देखिए कैसे आपके पैराबोलिक स्ट्रक्चर होंगे और क्या बोलते हैं इनका विंड मूवमेंट इस तरीके से होगा, और जो इसका फेस होता है वो इस तरफ होगा, ठीक है, आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इनके जो लिम्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं इनके जो नाइफ आप बोल सकते हैं, या फिर इनके जो हैंड्स होते हैं वो ऑपोजिट मतलब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड रहते हैं, ओके। नेक्स्ट पैराबोलिक ड्यून्स, तो वही सेम आपके बार चांस के अलग अलग जो क्या बोलते हैं अलग अलग कैटेगरी के होने की वजह से अलग अलग ड्यून्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। पैराबोलिक ड्यून्स में क्या होगा कि बार चांस में जैसे मूवमेंट ऑफ द विंड जिस डायरेक्शन में था उसके ऑपोजिट में उसका फेस बना था, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द जिस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट ऑफ द एयर है उसी डायरेक्शन में आपका फेस बनने वाला है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसी तरह इसका फेस बना है, और इसके लिम्स जो है वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द जिस तरफ से विंड आ रही है वहां पे बनते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टार शेप ड्यून्स, तो ये सब अलग से ऐसे बहुत सारे ड्यून्स है, एक मैंने देखा था उसमें कॉम्प्लेक्स शेप ड्यून्स, ऐसे ऐसे ये सब अलग अलग है, इनका कोई मतलब वैल्यू नहीं है। स्टार शेप ड्यून्स ऐसे है कि मतलब ड्यून्स आसपास अलग अलग डायरेक्शन से आके ड्यून फॉर्म हो रहा है, तो बीच में एक स्टार लाइक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इनको कहते हैं स्टार शेप। देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे अलग अलग शेप से ड्यून्स बनते चले जाए तो इनको क्या बोलते हैं स्टार शेप ड्यून्स। ऐसे कोई परफेक्ट कहीं पे हर जगह पे नहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई अच्छे अच्छे बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, बट कुछ बुक्स में मेंशन किया गया, तो दैट इज वाई वी हैव कवर्ड इट, ठीक है। लास्ट है लोएस्ट। लोएस्ट मतलब सैंड पार्टिकल होता है, ये सैंड पार्टिकल्स है, ऐसे सैंड पार्टिकल्स है जो टूट के वहां पे बिखर गए, ठीक है, टूट के वहाँ पे बिखरे हुए और ये काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं, ठीक है। तो लोएस एक्चुअली एक जगह से जब दूसरी जगह पे पहुंचा दिया जाता है तो उनको लोएस कहा जाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे वो रहते हैं उनको वहाँ पे हो सकता है पेडिमेंट्स कहा जाए, हो सकता है उनको बहादा कहा जाए, लेकिन जब वहाँ से किसी और जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो उस जगह पे उसको कहा जाता है लोएस। दिस में बी ड्यू टू विंड और ड्यू टू एरिड वाटर इरोशन, ठीक है। तो दोनों ही केसेस से बन सकता है, तो इनको लोएस कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको चाइना के मैपिंग में कई बार बताया कि आपका जो येलो रिवर है जिसको वांगो रिवर कहा जाता है, उसके अंदर इतना लोएस आता है, इतना ज़्यादा लोएस आता है कि पूरा का पूरा जो येलो सी है वो येलो कलर उसी वजह से है, क्योंकि लोएस के वजह से वो पूरा का पूरा जो सी है उस रीजन में येलो येलो दिखता है, दैट इज वाई इट इज येलो सी, ओके। तो ये आपके अरिड लैंडफॉर्म्स थे जिसमें आपका विंड के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं और क्या बोलते हैं फ्लूवियल या फिर वाटर के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, वो सब एक ही वीडियो में कवर अप कर लिया गया। इतना पढ़ डाला बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इतना भी शायद किसी बुक्स के अंदर इंकॉर्पोरेट किया गया। मैंने बहुत सारे सोर्सेस वगैरह देख के, मोस्टली मेरा जो सोर्स है PMF IAS वहाँ से मैं चोरी करता हूँ, वहाँ से उठा उठा के मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके देखने को मतलब आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रवचन ना दूंगा, आप लोग से अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा। चलिए बाय।